हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स और स्टैट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर। इस चैप्टर के 15th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। 1 to 14 पार्ट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली जाकर चैप्टर कवर कर सकते हो। अगर सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स देख रहे हो ना, ये चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। अब हम इसमें आज क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने काई-स्क्वायर टेस्ट शुरू किया था ना, इसमें हमने पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए टेस्ट कर लिया था। काई-स्क्वायर टेस्ट के अंदर दो टॉपिक्स हैं, एक पॉपुलेशन वेरिएंस वाला और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वाला। पॉपुलेशन वेरिएंस वाला बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर लेते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट के अंदर अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, ये गुडनेस ऑफ इट क्या है अभी समझाऊंगी, और दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये दो टॉपिक्स पे हम काम कर रहे होंगे। ये तो छोटा सा टॉपिक था, एक क्लास में हो गया, लेकिन अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह काम करवाना है काई-स्क्वायर टेस्ट से, इन दो टॉपिक्स को हमें समझना है। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज कौन सा, गुडनेस ऑफ फिट की। काई-स्क्वायर टेस्ट में गुडनेस ऑफ फिट ये कैसे काम करता है, काई-स्क्वायर टेस्ट इसे चेक करने में कैसे हेल्प करता है, यही हम देख रहे होंगे। ये गुडनेस ऑफ फिट है क्या, अभी बताती हूँ। इसमें हम बात कर रहे होंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू की, बात कर रहे होंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू की। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का गेम होता है गुडनेस ऑफ फिट में। ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड क्या है, मान लो आपके पास कॉइन है, आपने कहा टॉस करने पे हाफ चांसेस है हेड के आएंगे, हाफ चांसेस हैं टेल के आएंगे। चांस हेड के कितने, हाफ 1/2, और टेल के कितने 1/2। ये आपका एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हुई है कि ये ऐसे काम करता है। लेकिन जब आपने कॉइन को टॉस किया, मान लो 50 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आया 30 टाइम्स, टेल आया 20 टाइम्स। ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो मैं आज से पहले थ्योरी में चीजें पढ़ती आ रही हूँ, और ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तब मेरे पास हेड कितने आए, टेल कितने आए। ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में क्या तालमेल है, क्या कंपैटिबिलिटी है, उसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ इट। अगर ये ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, इनका आपस में अच्छा बैठ रहा है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, तो उसे कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है गुडनेस ऑफ इट पास है, ये बात सही है। तो गुडनेस ऑफ इट का मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, ये गुडनेस ऑफ इट का मतलब है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये काई-स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको स्टेटमेंट देख के चीज समझ आएगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन गेम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू की ही यहाँ हो रही होगी। क्लियर है चीज, चले आगे। अब गुडनेस ऑफ फिट क्या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उनका पूछने का तरीका क्या होगा, अभी क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, आपको पेपर में रिकॉग्नाइज भी करना है कि ये क्वेश्चन काई-स्क्वायर टेस्ट का गुडनेस ऑफ फिट से आया है। कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं होता कि गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन, नहीं, आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो मेरे साथ साथ स्टेटमेंट अच्छे से समझना। स्टेटमेंट से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जब भी हमें गुडनेस ऑफ फिट का पता लग जाए, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज काई-स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लो, दैट इज काई-स्क्वायर। काई-स्क्वायर टेस्ट है तो काई-स्क्वायर निकलेगा, काई-स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, मैंने बोला ना उसी का गेम है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का यहाँ पे स्क्वायर, नीचे ई, इसका समीशन। इस पूरे का क्या है, समीशन। अगर समीशन है इट मींस ये हमें यहाँ पे टेबल बनवाएगा। इसके साथ समीशन है, इसके साथ समीशन नहीं है, ये पूरे डिवाइड के साथ समीशन है। हम टेबल में ये पूरा निकाल रहे होंगे, उसका कॉलम ऐड करेंगे, हमें ये समीशन मिल जाएगा। ये समीशन ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, इस पूरे डिवाइड के साथ है, तो हम टेबल में ये पूरी वैल्यू निकाल के कॉलम ऐड करेंगे, हमें ये काई-स्क्वायर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन में चीजें समझ आएगी। तो जब भी आपको पता लग जाए काई-स्क्वायर यूज करना है, गुडनेस ऑफ फिट की बात हो रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। करें क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन से बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हैंडल करने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल 4 क्वेश्चंस करने वाले, ध्यान से समझना। अ
डाई इज थ्रोन 180 टाइम्स, डाई को कितनी बार थ्रो किया 180 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट। जब डाई थ्रो किया उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 1 कितनी बार आया 25 टाइम्स, 2 कितनी बार आया 35 टाइम्स, 3 कितनी बार आया 40 टाइम्स, ऐसे 4 22 टाइम्स, 5 6 इतनी बार आए। टोटल 180 टाइम्स हमने डाई थ्रो किया था, 1 2 3 4 5 कितनी बार आए वो टेबल बना के दे दिया। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट करते हुए वैल्यूज मिली है, मतलब ये क्या है मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। जब हमें एक्सपेरिमेंट करते हुए वैल्यू मिल जाती है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती है। आगे आ जाओ, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डाई इज अनबाइस्ड। कहते हैं आप ये टेस्ट करके बताओ क्या डाई अनबाइस्ड है। डाई अनबाइस्ड होता है, ये हम थ्योरी में पढ़ते आए हैं। ये क्या है, मेरी एक्सपेक्टेड के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करो कि क्या जो डाई है वो अनबाइस्ड है। कहने का मतलब वो इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से हमसे चेक करवाना चाह रहा है कि डाई अनबाइस्ड है, मतलब वो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बारे में पूछ रहा है कि सेम चीजें हैं या नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, ध्यान से चीज समझो। उसने कहा ये हमारे पास डाटा आया, ठीक है, कह रहा टेस्ट करो क्या मेरा डाई अनबाइस्ड है कि 125 टाइम्स आया, 235 टाइम्स आया, कि आपको लगता है इस डाटा से कि मेरा डाई जो है वो अनबाइस्ड है। ये तो थ्योरी में पढ़ा था, ये ऑब्जर्व्ड में आया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात हो रही है, उसके बीच में बैलेंस ढूंढ रहा है, उसकी इक्वालिटी ढूंढ रहा है। इट मींस ये गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है। जब हम एट्रीब्यूट्स का करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहां पे भी क्लियर कर रही होंगी कि ये गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन क्यों है। सब जब जो टॉपिक आएगा उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। सो डोंट वरी, जो सामने स्टेटमेंट उसको अच्छे से समझो, टेंशन नहीं लेनी कि हमें पेपर में कैसे पता लगेगा, सब पता लगेगा। सारे पार्ट सी रोड में देखना, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। बैक टू क्वेश्चन, ये चीज समझ आ गई, गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व वैल्यू है। और एक चीज और, यहाँ पे देखो कैसी बातें हो रही हैं, यहाँ बात हो रही है प्रोबेबिलिटी जैसों की, जैसे 125 टाइम्स आया, 235 टाइम्स आया। ये हमें अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस ऐसी कोई बात नहीं हो रही, प्रोबेबिलिटी जैसे की बात हो रही है और एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी गई है। ये गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है। करें स्टार्ट, सेम प्रोसीजर रहेगा, दैट इज H0, H1, अल्फा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद क्या करते थे, रेंज चेक करते थे और फिर हम अपना डिसीजन लेते थे। ठीक है, क्या चेक करना है हमने, चेक द, देखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाई इज अनबाइस्ड। तो H0 क्या लेंगे, एक सेकेंड रुकिए, H0 क्या लेंगे, दैट इज डाई इज अनबाइस्ड। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा क्या ले लो, कुछ नहीं दिया हुआ तो दैट इज 0.05। ये H1 का समझ आया क्यों नहीं लिया, ना वन टेल टू टेल की जरूरत है, या तो ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तीसरी कंडीशन लेस ग्रेटर वाली है नहीं, इसलिए हम H1 यहां नहीं ले रहे। नेक्स्ट आ जाओ, अल्फा हो गया। नेक्स्ट क्या करनी है, कैलकुलेशन। हमें पता लगे गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन O माइनस E, मतलब ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन ही, यही हमने निकालना है। बिल्कुल सही है। आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या जो हमें चाहिए अपने फॉर्मूला में सब है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बिल्कुल दी हुई है, टेबल बनेगा, समीशन है, टेबल बनेगा। अभी मैं समझाऊंगी, टेबल बनाया हुआ है, सब समझाऊंगी, पहले आराम से चीजें देखो। यहाँ पे O माइनस E चाहिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो है मेरे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, E कहीं नहीं है, अभी हम निकालते हैं। ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब 1 आएगा, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है 25। एक्सपेक्टेड वैल्यू कि हमारे पास डाई पे नंबर 1 आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, डाई पे 1 आएगा, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 25 है। जब मैंने डाई को 180 टाइम्स थ्रो करा तो 25 टाइम्स 1 आया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि नंबर 1 आएगा। देखो ध्यान से, टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 की हमें देखनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये 1 है, दैट इज 1/6। एक नंबर है ना ये 1/6, ये तो एक डाई की है। कितनी बार डाई थ्रो हुआ, 180 टाइम्स, इनटू ये क्या आ जाएगा 180, 6 3 दा आंसर कितना आया 30। तो डाई की पे 1 आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, दैट इज 30। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आगे देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू की डाई पे नंबर 2 आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर कमिंग टू ऑन डाई, पूरा आप लिखोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू की नंबर 2 आ रहा है। ध्यान से देखना, टोटल नंबर कितने हैं डाई पे 6, 2 क्या है 1 नंबर है, ये 1/6। ये एक डाई की बात हो रही है, एक बार डाई थ्रो करो तो यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करो।
करो, टोटल नंबर 6 है, अगर मुझे 2 चाहिए, ये चाहिए ना 2, इन 6 में से ये पर्टिकुलर नंबर चाहिए, ये एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, तो 1/6, 6 टोटल नंबर, 2 चाहिए मुझे, 2 एक पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है, 1/6 ये एक डाई की बात है। कितनी बार डाई थ्रो रहा है? 180 आएगा। आंसर कितना आया? 30। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर नंबर 2 इज 30। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर नंबर 3 कितना होगा? टोटल नंबर कितने हैं? 6। मुझे एक इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, एक नंबर की, 1/6 कितनी बार डाई थ्रो हो रहा है? 180 टाइम्स। आंसर कितना आ रहा है? 30। ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 30 आएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब जो हम थ्योरी के रूल्स लगा के खुद आंसर निकालते हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल नंबर 6 है, 1/6 होगी। और मैंने कितनी बार डाई थ्रो किया? 180 टाइम्स, तो 1/6 इंटू 1/80। 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? अरे टोटल नंबर 6 है, 2 मतलब एक नंबर चाहिए ना हमें, ये वाला पर्टिकुलर, तो 1/6 180 टाइम्स थ्रो हुआ है, तो 180 साथ में आएगा इंटू, आंसर क्या आ रहा है? 30। ऐसे आप एक्सपेक्टेड नंबर्स निकालोगे। ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो आज तक मैंने फॉर्मूला सीखे हैं, ये सारे आप यहाँ निकालोगे। आगे हम काम करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अब हमने सारी वैल्यूज निकाली, अब फॉर्मूला पे काम करेंगे। मुझे O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई चाहिए, पहले मैं ये निकालूंगी, इससे डिवाइड करके टेबल में ही सारी चीजें निकालूंगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखने के बाद आप टेबल बनाओगे। ये O वो वैल्यूज है 25, 35, 40 जो उसने क्वेश्चन में लिखी। देखो 25, 35, 40 एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास सारी ही 30 आ रही थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ सकती है, नो प्रॉब्लम। मुझे चाहिए O माइनस ई का होल स्क्वायर, तो पहले O माइनस ई तो निकाल लो। 25 माइनस 30 माइनस 5, तो 35 माइनस 35 ये सारे लिखे हुए हैं। O माइनस ई का होल स्क्वायर, ये रहा 25 का, ये रहा 5 का, सारे आंसर्स आ गए। मुझे O माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई का समीशन चाहिए, जिसका समीशन चाहिए होता है उसका कॉलम बनता है। ये O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, इस वाले कॉलम को इससे डिवाइड करना है, दैट इज 25 डिवाइड बाय 30, आंसर इज 0.833। 25 डिवाइड बाय 30, 100 डिवाइड बाय 30, 3.33। ये सारे आंसर्स आपके पास आएंगे। उसके बाद ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 7.795। इसी को सम करना था। काई स्क्वायर का फॉर्म दोबारा लिखोगे, टेबल बना लिया, ठीक है। अब दोबारा फॉर्मूला लिखोगे, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। इसका समीशन का आंसर क्या आ चुका है? टेबल में ही आ गए 7.795, वो ही यहां लिख दिया है। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, कोई आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। सिंपल हमने क्या किया, दैट इज यहाँ पे 7.795 आया, यही तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला था, यही चीज तो निकालनी थी। हमने दोबारा फॉर्मूला लिखा और सिंपल लिख दिया कि काई स्क्वायर का यही आंसर आ रहा है, दैट इज 7.795। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकलेगा, टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा? n-1, दैट इज 6 वैल्यूज थी हमारे पास, ये 6 - 1 दैट इज 5। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, हमने एच नोट ले लिया, अल्फा ले लिया, कैलकुलेशन कर ली। अब क्या चाहिए? रेंज चेक करनी है कि किससे वैल्यू चेक करें इसकी, किससे लेस है किससे नहीं, कहीं से तो चेक करना है। अब टेबल पे चलेंगे। फॉर म्यू इज इक्वल्स टू 5, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू होती है 11.070। टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ लास्ट में 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू क्या है? इससे क्या है? लेस है, तो हम लिखेंगे सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, therefore null hypothesis accepted। null hypothesis क्या होगी? accept होगी। null hypothesis क्या थी? die is unbiased, तो आप लास्ट में लिखोगे null hypothesis accepted, therefore देखो मैंने जगह छोड़ी है, die is unbiased। बताओ कोई दिक्कत है तो? क्लियर है ना चीज को? दिक्कत तो नहीं है? पक्का देख लो। अब आपको टेबल से वैल्यू देखनी आती है ये वाली? पक्का। काई स्क्वायर की 0.05 11.07 देखनी आती है? देख लो। मैं सिर्फ एक इसकी वैल्यू चेक करना बता रही हूँ, बाकी आने जितने भी क्वेश्चंस हैं आने वाले उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू उठाएंगे, टेबल में चेक नहीं करवाऊंगी, सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करवा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और हमें 0.05 के लिए चेक करना है, ठीक है। ये रहा हमारे पास टेबल, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे पास कितना है म्यू? दैट इज म्यू इज 5,
कितनी है वैल्यू 5, देख लेते हैं यहाँ पे 5 किसके लिए चेक करना है 0.05 के लिए। यहां से बहुत ध्यान से देखना, देखो 0.05 ये रहा 0.05 लिखा है ना, वो पहले वाला 0.05 चाहिए हमें, पहले वाला वो 0 नहीं लिखता, डोंट वरी 0.05। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है 0.05, इस 5 के सामने देखो वैल्यू इज 11.070, एंड वाली 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वहां लिखा है 11.07, है ना इजी। यहाँ पे आपने जो साइड है दैट इज देखो यहां से जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे मुझे देखना होता है अपने म्यू की वैल्यू, और यहां पे मेरे पास हो जाता है ऊपर जो भी काई स्क्वायर के लिए देखना है 0.05 के लिए देखना है, मैक्सिमम ऑफ टाइम इसी के लिए देखा जाता है, और ये मेरी न्यू की वैल्यू है, जिस मर्जी के लिए आप उसके सामने जाके वैल्यू देख सकते हो। क्लियर है चीज, चलो फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमें समझ आया। मैं आगे आगे आपको टाइप बताऊंगी, ये रेशो वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, तो ध्यान से चीजें समझना, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ सैंपल एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स का हमारे पास रिजल्ट है, उसका एनालिसिस किया गया कि हमें ये देखा 220 तो फेल हो गए, बिल्कुल। आगे देखो 170 सिक्योर्ड अ थर्ड क्लास, 170 के थर्ड क्लास मतलब थर्ड क्लास कितनों को मिली 170 स्टूडेंट्स को। आगे देखो 90 को कितना मिला सेकंड क्लास, और 20 को क्या मिला फर्स्ट क्लास मिली। इतने फेल हुए, इतने थर्ड क्लास, इतने सेकंड क्लास, इतने फर्स्ट क्लास। हमने 500 स्टूडेंट्स का ऐसे एनालिसिस किया, सबके इतने इतने मार्क्स आ रखे थे, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया। आर दीज फिगर्स commensurate with the general examination result which is in the ratio this। कहते चलो ये तो उन्होंने बता दिया कि इतने फर्स्ट क्लास में आए, इतने सेकंड, ठीक है, लेकिन इन जनरल उनका डाटा ये रहता है, पहले फेल की बात हुई थी, मतलब ये रेशो किसकी है फेल की, ये कितने की रेशो है थर्ड क्लास वालों की, ये किसकी है सेकंड क्लास वालों की, ये किसकी रेशो है फर्स्ट क्लास वालों की। ये तो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू से पता चला ना ऊपर की इतने बच्चों के इतने मार्क्स है, इतने थर्ड क्लास में, इतने सेकंड क्लास में है, लेकिन इन जनरल जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग इनकी रेशो आपस में कितनी रहती है 4:3:2:1। जिस ऑर्डर में ऊपर दिया था मैंने उसी ऑर्डर में रेशो मान ली। पहले हमें फेल के बारे में बताया गया था, फिर थर्ड क्लास के बारे में, ऐसे ये फेल की है, थर्ड की है, सेकंड की है, फर्स्ट की है, फॉर द वेरियस कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा गया है आर दीज फिगर्स कमेंसरेट, मतलब जो हमें ऊपर डाटा दिया गया है और जो इन जनरल इनकी रेशो होती है, क्या दोनों में बैलेंस है, क्या दोनों ठीक है, क्या दोनों में कोई भी तालमेल है, मतलब वो गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार डाई दिया हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं कि सबके आने के इक्वल चांसेस होते हैं कि 1/6 1 आने के चांस थे, 1/6 2 आने के चांस थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाई या कॉइन नहीं थ्रो रहा जिसके बारे में पहले पता हो। तो ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व्ड डाटा बताया कि 500 स्टूडेंट में इतने ऐसे थे, इतने ऐसे थे, और नीचे इन जनरल बता दे कि इन जनरल ऐसे इनकी रेशो होती है, इनमें आपस में तालमेल है कि नहीं ये बताओ। ये गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है ये भी। अब मुझे चेक करना है कि इनमें तालमेल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दैट इज एच नोट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एच नोट, कि इनमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर चीज है। तो हम क्या, इसने पूछा ना आर दीज फिगर्स कमेंसरेट विद जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट, हम कहेंगे क्या लेंगे, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। एच नोट क्या लेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर कमेंसरेट विद द जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। आप पूरा लिखोगे। एच नोट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, जो हम वो पूछ रहे हैं वही मान लो, तो वही लिखा मैंने। आर दीज फिगर्स लिखा था, वो ऑब्जर्व्ड फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कमेंसरेट विद द जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट। अभी के लिए चीज मान लो कि इनमें आपस में तालमेल है, तो हमने एच नोट ये ले लिया, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दिस, यहां तक पूरा रिजल्ट्स तक लिखना है आपने। क्लियर है चीज। अब H1 हम लिखते नहीं है, अल्फा की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दी हुई, तो 0.05। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। काई स्क्वायर फॉर्मूला इज O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, बिल्कुल है। देखो टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसी है, हम देखो पहली वैल्यू कितनी है, ऐसे अब टेबल बनाएंगे, कैसे बनेगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज 220, नेक्स्ट क्या है 170, नेक्स्ट क्या है 90, नेक्स्ट क्या है 20। ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यूज है, वो ही पूरा नहीं लिखने की जरूरत कि फेल कितने, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है दैट इज 20, ये मेरे पास 90, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। बीच में 170 भी है, पहले हमने फेल वाले की लिखी, फिर थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ये मेरी क्या है ऑब्जर्व वैल्यू। मुझे क्या चाहिए
एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो हम पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू समझ आई ना, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे होंगे। देखो ध्यान से, फेल की कितनी है 4, हम लिखेंगे 4। टोटल कितना है देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, 4/10। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500। ऐसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे होगे। हर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालना सीखना है आपने गुडनेस ऑफ फिट के क्वेश्चंस में। ना ये फॉर्मूला मुश्किल है, ना एच नोट लेना मुश्किल है, ना कैलकुलेशंस मुश्किल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू की समझ की काम कैसे होना है ये आपने ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, रेशो दे रखी है, तो फेल का कितना है 4, ये रेशो है इसकी 4। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 टोटल रेशो इंटू जितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 4/10 इंटू 500। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 20, दैट इज 200। आप इस टेबल में भी ऐसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो अगर अलग से पहले नहीं निकालना चाहते। कई बुक्स में ऐसे भी किया होता है कि फॉर्मूला लिख के सीधा टेबल शुरू हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन इसी कॉलम में कर दी जाती है। ऐसे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो अलग से कैलकुलेशन करके कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 200 है, नहीं तो आप इसी कॉलम में टेबल में ओ का वैल्यूज लिखो, फिर ई की कैलकुलेशन साथ साथ कर दो, इसी के आगे ओ माइनस ई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ई की कैलकुलेशन करके आंसर लिख दो, नेक्स्ट ओ माइनस ई इसी के साथ कॉलम बना लो, टेबल के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है 3 है रेशो, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी 3, टोटल 10 थी वैल्यू और स्टूडेंट्स कितने हैं 500। यहां से इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हम फॉर्मूला के थ्रू काम कर रहे हैं, तो जब ऐसे रेशो में काम होता है तो हम वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जो पर्टिकुलर रेशो है अपॉन टोटल रेशो इंटू स्टूडेंट्स कितने हैं। ये देखो 2/10 इंटू क्या है दैट इज 500। नेक्स्ट देखो 1/10 इंटू 500, ये आप आंसर्स निकाल रहे होगे। सुपर इजी है निकालना। ये 0 कैंसिल, 5 3 15 150, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, दैट विल बी कितना आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना है 50। ये सारी मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अगर आप टेबल में भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहो, अलग से नहीं निकालना चाहो, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला के बाद टेबल में निकाल लो वैल्यूज। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करके आंसर लिख दो। यही आंसर हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं 200 150 100 50। देखो यही था। क्लियर है ये चीज। चलिए फिर आगे चलते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, पहले ओ माइनस ई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई, तो आपने क्या करा इसको ई से डिवाइड कर दिया, इस वाले को ई से डिवाइड करोगे, 400 डिवाइड बाय 200 दैट इज 2। आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, आप सम करोगे 23.67। यही काई स्क्वायर के अंदर चाहिए होता है कि इसका सम करो, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं है, टेबल के अंदर ही काई स्क्वायर का आंसर मिल जाता है, दैट इज 23.67। हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको मतलब टीचर को पता लगे हाँ हमें पता है यही कॉलम वाली वैल्यू ही हमारा आंसर है। दोबारा फॉर्मूला लिख के आंसर लिखते हैं। आप काई स्क्वायर टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज n-1। कितनी वैल्यूज थे ये 4, 3 आएगा दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। टेबल से 3 के लिए काई स्क्वायर 0.05 चेक करोगे 7.815। द कैलकुलेटेड वैल्यू इज, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज not less than the that is stable value, therefore null hypothesis rejected। null hypothesis क्या होगी रिजेक्ट होगी। therefore क्या लिखेंगे यहाँ पे observed values are cannot, देखिए ना observed values, देखो ध्यान से, observed values are not commensurate with the general examination result। यहाँ पे note आ जाएगा जब हम रिजल्ट लिखेंगे। null hypothesis rejected, therefore observed values are not commensurate with the general result। ये आप एंड में लाइन लिख रहे होगे। क्लियर है क्वेश्चन। मेन जो मैं आपको चीज समझा रही हूँ दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Moving to third question, the following table gives the number of aircraft accidents। ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हुए, संडे को 14 एक्सीडेंट्स हुए, मंडे को 16 हुए, ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक, ट्यूसडे को इतने, वेंसडे को इतने हुए। ठीक है, फाइंड वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। क्या आप ये चेक करो कि ये जो हमारे पास ऑब्जर्व डाटा है, ठीक है, क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वीक, मतलब जितने मंडे को उतने, ट्यूसडे को इतने, वेंसडे को इतने, थर्सडे को है, ऐसा है
है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। यहाँ पे बच्चे को क्या नहीं समझ आता, हमें क्या नहीं समझ आता कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, वो चेक करना है। एक ऑब्जर्व्ड डाटा है कि मंडे को तो इतने हुए, ट्यूसडे को इतने हुए, और टेस्ट ये कर रहा है और टेस्ट हमसे कुछ और करवा रहा है। क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मंडे ट्यूसडे सेम हो रहे हैं? एक ऑब्जर्व डाटा, एक एक्सपेक्टेड डाटा, दोनों के बीच का तालमेल हो रहा है, दैट इज ए गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व वैल्यू कुछ और है, एक्सपेक्टेड कुछ और चाह रहा है, दोनों के बीच का तालमेल ढूंढना है, कंपैटिबिलिटी ढूंढनी है, गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है। बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो, पहला मैंने सिंपल क्वेश्चन करवाया, दूसरा मैंने रेशो वाला क्वेश्चन समझाया, थर्ड मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक कंसेप्ट बता रही हूँ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको एक वर्ड ऐसे है जो आपको समझना जरूरी है ताकि पेपर में क्वेश्चन हो जाए। चलिए फिर आगे करते हैं। अब डाटा तो दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ लिया, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एच नोट क्या कहेंगे, जो वो पूछ रहे हैं, यस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहेंगे एच नोट एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। एक्सीडेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वीक, लिख देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। बिल्कुल सिंपल सा, जो वो पूछते हैं हम वो एच नोट पे लिख देते हैं। H1 चाहिए नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 0.05। आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, समीशन फॉर्मूला लिखते हैं ना, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ये मुझे ओ की वैल्यूज मिली हुई है 14, 16, 8, 12, मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो वो चाहते हैं हमसे, क्या चेक कराना चाहिए, तो ऑब्जर्व्ड है ना, वो चेक कर रहे हैं क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी देख लेते हैं, टोटल कितने हुए 84 हुए, एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो ध्यान से, टोटल कितने हुए 84। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सारे 7 के 7 डेज इक्वल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसको 7 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7 1 द 7, 7 2 द 14, मतलब 12। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि हर दिन 12 हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे क्वाइन है, डाई है, उसमें तो पक्का है कि वो फेयरनेस चेक करवाना चाहता है, 1/6 1/2 लेते हैं। डाई के केस में 1/6 लेते हैं, क्वाइन के केस में 1/2 होते हैं। लास्ट के हमने क्वेश्चन में रेशो दे रखी थी, उससे हेल्प ले ली। लेकिन अगर लिखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चेक करो, मतलब वो एक्सपेक्टेड में हमें क्या चेक करवाना चाहता है कि हर दिन सेम नंबर हुए। टोटल 84 था, तो अब 7 से डिवाइड कर दोगे तो हर दिन को सेम मिलने लगेगा, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मिल गई, दैट इज 12। तो हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू 12 है। संडे को भी 12, मंडे को भी 12, ट्यूसडे को भी 12। क्यों? क्योंकि उसने कहा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चेक करो, सारे दिन सेम होने चाहिए, तभी तो 84 को 7 से डिवाइड किया कि सब में इक्वल बटे। हमने 84 टोटल था, हमने सातों में इक्वल बांटा है, 7 में डिवाइड किया, 12 सबके पास है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चेक करने का मतलब है हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम 12 लेने वाले हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सब में सेम ही आ रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आपको यहाँ पे टेबल में निकालने की जरूरत नहीं है, आप पहले लिख लो एक्सपेक्टेड वैल्यू 12 और फिर अपने आप कॉलम बनाओ जिसमें आप 12 12 12 लिखोगे। यहाँ हर एक में 84/7 नहीं करना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक का ही निकाल के वही सेम होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब में सेम। तो आप टेबल में 84/7 मत करना, आपने पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर निकालिए 84/7 12, वही 12 यहाँ पे लिख देना। आपको ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्लियर है? पक्का यूनिफॉर्म वाली चीज समझ आई, सब में सेम होना चाहिए, बस फिर इजी है। ये ऑब्जर्व जो हमें टेबल दे रखा था, एक्सपेक्टेड दैट इज 12। ऑब्जर्व देखो 14 16 8, वही यहाँ लिखा हुआ 14 16 8, एक्सपेक्टेड 12, ओ माइनस ई होल स्क्वायर, यहाँ पे ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई, 4/12 0.33। ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। फॉर्मूला ओ माइनस ई स्क्वायर बाय ई का समीशन, अरे यही कॉलम का आंसर है, ये रहा आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, देखो ये 7 थे ना, 6 आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेबल से वैल्यू 12.592, ये 4.15 है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड के बाद लाइन लिखनी है आपने, क्या लिखोगे, देयरफॉर देयर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टो रिजेक्टो, लास्ट लाइन जो है वो आपने क्वेश्चन से उठानी है। एक्सेप्ट है तो यस ये ट्रू है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर रिजेक्ट हो जाती है हम नोट लगा देते हैं, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे। यहाँ पे एक्सेप्ट हुई है तो हम कहेंगे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। ठीक
ठीक है, सारा गेम आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू उठाने का, ऑब्जर्व तो क्वेश्चन में दिया होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन अ सिटी 1000 चिल्ड्रन वर बोर्न लास्ट वीक एंड आउट ऑफ दीज 600 वर मेल्स एंड 400 फीमेल्स। कहते हैं सिटी के अंदर 1000 चिल्ड्रन हुए, ठीक है, उसमें 600 कितने थे, मेल्स थे, 400 क्या थे, फीमेल्स थे। ये ऑब्जर्व किया गया कि इतने में मेल्स थे, इतने में फीमेल्स थे। कितने स्टूडेंट्स, टोटल 1000 थे, ठीक है, स्टूडेंट्स कह रही हूँ चिल्ड्रन। यूज chi-square टेस्ट, ये तो बहुत क्लियरली लिख दिया इसने कि chi-square टेस्ट को यूज करो to assess the general hypothesis that a sex ratio for the newly born children is 1:1। कहता है chi-square टेस्ट यूज करो और क्या चेक करना है, जनरल हाइपोथेसिस चेक करो कि जो भी नए हमारे चिल्ड्रन हो रहे हैं उसमें मेल्स और फीमेल्स की रेशो क्या है, 1:1। मतलब जितने मेल्स हो रहे हैं उतने ही फीमेल्स हो रहे हैं। ये आपने chi-square टेस्ट से ये हाइपोथेसिस चेक करनी है। ऊपर ऑब्जर्व डाटा है और ये 1:1 को वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से चेक कराना चाहता है। ये ऑब्जर्व्ड हो गया, जो वो चेक कराना चाहता है वो एक्सपेक्टेड हो गया। गुडनेस ऑफ फिट का क्वेश्चन है। करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फिर पहले एच नोट सेट करते हैं। क्या चेक कराना चाहता है कि सेक्स रेशो क्या है, 1:1। वही हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, दैट एच नोट करेंगे अ सेक्स रेशो फॉर द न्यूली बोर्न चिल्ड्रन, अ सेक्स रेशो फॉर द न्यूली बोर्न चिल्ड्रन कितनी है, दैट इज 1:1। कितनी है, दैट इज 1:1। न्यूली बोर्न चिल्ड्रन क्या है, 1:1। ठीक है, H1 लेना नहीं, अल्फा क्या है 0.05। chi-square का फॉर्मूला समीशन O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, बिल्कुल सही है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, देखो ऑब्जर्व सिंपल सी वैल्यूज, दैट इज 600। ओ की वैल्यू कितनी है, 600, दैट इज 400। ये ध्यान रखो 600 मेल्स के, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अगर ऑब्जर्व्ड ऊपर मेल्स की है तो एक्सपेक्टेड भी ऊपर मेल्स की होनी चाहिए। जिसकी ऑब्जर्व्ड लिख रहे हो उसी की सामने एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। ये गड़बड़ नहीं करनी कि यहाँ ऊपर मेल्स हो यहाँ ऊपर फीमेल्स हो जाए, नहीं। अगर यहाँ मेल है यहाँ पे भी मेल की होनी चाहिए, यहाँ फीमेल है ऑब्जर्व वैल्यू फीमेल की है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फीमेल की ही होनी चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में पहले किसकी दे रखी थी, मेल्स की एंड फीमेल्स की, मतलब ये मेल की होगी और ये फीमेल के लिए होगी। वैसे तो ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको देखना आना चाहिए। क्वेश्चन में पहले मेल की बात हो रही है फिर फीमेल की, तो ये रेशो पहले मेल की है और फिर किसकी है, फीमेल की। अब निकाले थे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये टोटल कितनी है 2, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कितना लिखा है 1, और कितने चिल्ड्रन की बात हो रही है 1000। ये हमें वैल्यू दे देगा दैट इज 500। जब ऐसे रेशो दी गई होती है नीचे टोटल रेशो आता है, सम ऑफ रेशोज आता है, ऊपर एक रेशो जिसकी बात हो रही है इनटू जितने टोटल चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे फीमेल्स की बात कर लेते हैं, कितने हैं 1, टोटल कितनी रेशो का सम कितना है 2, और ऊपर कितना है दैट इज 1000। वैल्यू कितनी आएगी 500। ऐसे हम रेशो के साथ खेलते हैं। टोटल आता है, ठीक है, नीचे जिस रेशो की बात हो रही है जैसे 1 वो ऊपर आएगा, इनटू टोटल चिल्ड्रन कितने थे 1000। ये आ गया 500। एक सिंपल सी बात और है, टोटल चिल्ड्रन 1000 थे, अगर 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं मतलब दोनों में सेम है, तो 1000 चिल्ड्रन में 500 मेल्स होंगे, 500 ही फीमेल्स होंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वो मांग रहा है। 1:1 का मतलब होता है इक्वल, जितने मेल्स उतने फीमेल, तो 1000 में एक्सपेक्टेड क्या है कि 500 ही मेल होंगे, 500 ही फीमेल। वही फॉर्मूला से आंसर आया। हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ चुकी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। chi-square की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 40 आ रही है। आपको पता है यही जो कॉलम का सम आता है वही chi-square की वैल्यू होती है। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, दैट इज 1। अब इस 1 के लिए chi-square की वैल्यू कितनी है 3.841। एक्सपेक्टेड सॉरी हमारी कैलकुलेटेड 40 आई है और होनी इतनी चाहिए, तो सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज क्या है, नॉट लेस देन, किससे लेस देन नहीं है, टेबल वैल्यू से। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर सेक्स रेशो 1:1 नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे नोट आ जाएगा, दैट रेशो फॉर द न्यूली बोर्न चिल्ड्रन इज नॉट 1:1। ये रिजेक्ट हो चुकी है ना, तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि 1:1 नहीं है, इज नॉट 1:1। आज की क्लास में सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरह हमने खेलना सीखा, रेशो से खेलना सीखा, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी कैसे, ये सारी चीजें सीखी, यूनिफॉर्मली का मतलब सीखा। अभी तो क्या था, एक डाई को 180 टाइम्स थ्रो किया गया, क्वाइन को थ्रो किया गया। कल क्या होगा कि 5 कॉइन्स इकट्ठे थ्रो किए जा रहे हैं
और वो भी 300 टाइम्स, 400 टाइम्स, 5 कॉइन्स हैं उसको 300 टाइम्स किए जा रहे हैं, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से वहां एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं निकल रही होगी। जो हम कल क्वेश्चंस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, हम गुडनेस ऑफ फिट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमने ध्यान से समझो, हमने ये कायस्केर टेस्ट में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे आ चुके हैं, राइट। इसमें 2 टॉपिक है, एक ये वाला एक ये वाला, हमने ये शुरू कर लिया बिल्कुल। इसमें आज एक पार्ट खत्म कर दिया, सिंपल वाले क्वेश्चंस कर दिए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू में सिंपल प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से निकल रहा है, रेशियो वाले मेथड से निकल रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए 5 कॉइन्स है 300 बार, कॉइन भी एक नहीं 5 है, वो भी एक बार नहीं 300 टाइम्स थ्रो हो रहे हैं, इसमें क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशंस चेंज हो रहे होंगे। एक और पार्ट रहता है इसका, इस वाले टॉपिक का फिर कंप्लीट कर देंगे जहां हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल रहे होंगे। ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम इस पे आ जाएंगे, कायस्केर टेस्ट इजीली हो रहा होगा। इसमें आगे और भी चीजें हैं, आराम से आप सारे टॉपिक्स करो, सीरियल ऑर्डर में पार्ट देखो ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी के लिए चीज क्लियर है ना, कायस्केर टेस्ट में 2 टॉपिक्स, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये शुरू कर रखा है। इसमें आगे 2 टॉपिक है, ये हमने आज एक क्लास में कर लिया, एक और क्लास है बची है, ये वाला टॉपिक उस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, फिर इसकी बारी तो आई जाएगी। जितने भी पार्ट्स क्लास में, जितने भी यहाँ पे चीजें करवा रही हूँ, सबका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो और अपडेट रह सकते हो। मैं उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं पार्ट्स की पीडीएफ शेयर करती हूँ जिसमें मुझे लगता है थ्योरी पोर्शन है, यहाँ क्वेश्चन है आप सॉल्व कर रहे हो, इसकी पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसकी पीडीएफ शेयर की है टेलीग्राम चैनल पे, लॉग टेबल्स, कायस्केर टेबल, एफ टेबल, टी टेस्ट वाला टेबल, सारे ये मैंने टेबल भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है कि आपको टेबल भी ना ढूंढने पड़े। जो चीजें रिक्वायर्ड है, पीडीएफ रिक्वायर्ड है, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी पोर्शन में, कोई भी चीज पूछनी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।